सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, जैसा कि हमेशा करते हैं परंपरागत रूप से। तो पहले होमवर्क डिस्कशन। तो सबसे पहले जो होमवर्क में दिया था वो शायद एक्सरसाइज जेई मेंस में दिया था। एक बार फिर भी होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क में क्या दिया था। तो होमवर्क में जो दिया था दैट वाज जेई मेंस 2368। तो पहले जेई मेंस 2368 देख लेते हैं। जेई मेंस में 2, 3 एंड 6, 8। तो 2 तो हो गया होगा। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लिया। मैक्सिमम वैल्यू तो आराम से निकल गई होगी। जैसा नीचे है वैसा ही आप ऊपर क्रिएट कर लें। नीचे जो लिख रखा है दैट इज 3x² + 9x + 7 लिख रखा है। ऊपर 17 और 10 + 7 करके हो जाएगा। फिर जो थर्ड है, थर्ड भी हो गया होगा। लार्जेस्ट इंटरवल पूछा जिसमें ये डिफाइंड हो, तो इस केस में ये थोड़ा सा देख लें। हालांकि क्योंकि थर्ड में लिखा है f(x) = 4 की पावर -x² प्लस cos इनवर्स x/2 -1 प्लस log cos x, ये लिखा है। इसमें तो x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r। cos इनवर्स हालांकि भी पढ़ा नहीं है, लेकिन cos इनवर्स आप इतना तो जानते हैं। cos इनवर्स का मतलब होता है वो एंगल जिसका cos लेने पर x/2 -1 आएगा। cos इनवर्स का मतलब द एंगल विच ऑन टेकिंग cos विल गिव यू x/2 -1, और वो एंगल 0 से पाई के बीच में लेते हैं। तो cos थीटा शुड बी इक्वल टू दिस, लेकिन इसके इक्वल कब होगा? जब ये -1 और 1 के बीच में होगा। अच्छे से समझ लें। cos इनवर्स ऑफ x अगर कहीं लिखा है, cos इनवर्स ऑफ x का मतलब है ये थीटा है जिसका cos लेने पर x आएगा। तो ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए ताकि ऐसा थीटा मिल सके? वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए दिस x/2 शुड लाई बिटवीन -1 शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो x/2 शुड लाई बिटवीन 0 एंड 2। तो x शुड लाई बिटवीन 0 एंड 4। x 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं। cos x शुड बी ग्रेटर दैन 0। cos x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो बेटर तो रहेगा आप बस cos का ग्राफ बना लीजिए। तो x कहाँ से कहाँ तक है? 0, ये पाई, ये 3π/2, तो 4 यहाँ आ जाएगा। तो cos x ग्रेटर दैन 0, ये इंटरवल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर इस पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगी? क्योंकि आप समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है 0 से 4, तो 0 से 4 का मतलब मेरे लिए पार्ट पूरा, इतना पार्ट मेरे लिए ग्राफ का वैलिड है। लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए? cos x ग्रेटर दैन 0 चाहिए। cos x ग्रेटर दैन 0 चाहिए तो उसका मतलब सिर्फ कौन सा पार्ट होगा? यहाँ से लेकर यहाँ ओपन, यानी कि 0 से लेकर π/2। दैट इज इट। तो ये हो गया। इसके बाद में आगे 2, 3, 6, 8, 6 भी हो गया होगा, क्लास में किया था ऐसा। फिर 8th देख लें। इन प्रॉब्लम नंबर 8 so in problem number 8 we have 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर -2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a स्क्वायर।
तो यहाँ हो जाएगा -a² इज इक्वल टू 0। लिखा है इट हैज़ नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। वैसे जो ये प्रॉब्लम है इसमें आइडियली जो जेईई मेंस है वो ये कहना चाहता है कि इसका सॉल्यूशन तो हो, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या ना हो, इंटीजर ना हो। तो बेटर रहेगा आप थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दें और क्या कर दें, द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल सॉल्यूशन विच इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर हुआ? वहां पर क्या लिखा है, इट हैज नो इंटीजर सॉल्यूशन। बट जब हम कहते हैं इट हैज नो इंटीजर सॉल्यूशन तो उसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि सॉल्यूशन ही ना हो। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो इंटीजर सॉल्यूशन होगा ही नहीं अपने आप। लेकिन यहाँ इसकी भावनाओं को समझो, ये इसमें ये कहना चाहता है कि सॉल्यूशन तो हो लेकिन वो सॉल्यूशन क्या ना हो, इंटीजर ना हो। वो बात जो उसने वाक्य लिखा है, जो उसने सेंटेंस लिखा है उससे क्लियर नहीं होती, एम्बिग्युअस है वहां पर। एम्बिग्यूटी क्यों? वैसे तो एम्बिग्यूटी तो इन द सेंस कहना नहीं चाहिए कि एम्बिग्यूटी है, क्योंकि फिर सीधा सीधा वहां से तो मतलब ये बैठता है कि इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब या तो सॉल्यूशन ही ना हो, वो केस भी आएगा, या फिर सॉल्यूशन हो और इंटीजर ना हो। लेकिन यहां पर जेईई मेन सिर्फ यही कहना चाहता है कि सॉल्यूशन हो और वो इंटीजर्स ना हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शनल x माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो 3 फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू a² हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका इंटीजर सॉल्यूशन होता तो x अगर इंटीजर होता तो इंटीजर रखते ही क्या हो जाता, 0 हो जाता। फ्रैक्शनल ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। सो इफ आई ड्रॉ, मैं ग्राफ बनाता हूँ, y इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t, और t को कहाँ से कहाँ तक ले लें, 0 से 1। t को ले लेता हूँ 0 से 1। क्यों लिया 0 से 1? क्योंकि फ्रैक्शनल x को t रखा है, तो फ्रैक्शनल x की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, क्लोज 0 से ओपन 1। लेकिन फ्रैक्शनल x क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसलिए ओपन 0 से 1। तो अगर आप इसके रूट्स देखें तो एक रूट तो आएगा 0 और एक रूट आएगा 2/3। So that is how the graph goes। और 1 पर जो वैल्यू आ रही है, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ ओपन। तो कल ही शायद हमने ये बात की थी कि अगर मैं चाहता हूं इसका सॉल्यूशन हो तो ये स्क्वायर इसकी रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर ये इसकी रेंज के बाहर चला गया तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो a² शुड लाई विद इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। a² इस रेंज की रेंज के अंदर अंदर आना चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन होगा। अब जो इसकी रेंज है तो देखो, ये 2/3, ये है 1/3। 1/3 पर जो वैल्यू आ रही है वो आएगी नेगेटिव कितनी, 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3। तो इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई -1/3 से 1 ओपन, दैट इज द रेंज। उसमें 0 भी आ गया। अब a² इसी के अंदर होना चाहिए, यानी a² कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 और -1/3 के बीच में, यहाँ होना चाहिए a²। लेकिन a² तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इससे तो बड़ा होगा ही। तो हम कह सकते हैं कि a² शुड बी लेस देन 1। a² 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि a² सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। So that is the answer। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट, मैंने बोला a² ग्रेटर दैन 0, a² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने a² ग्रेटर दैन 0 क्यों लिखा, क्योंकि अगर a 0 हो गया, इफ a बिकम्स 0, तो वो जो a 0 हो गया अगर, तो उस केस में हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पर अगर मैं a को 0 रख दूँ तो 3t² माइनस 2t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन आ जाएगा। और t इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आने का मतलब x क्या हो गया, इंटीजर हो गया। हालांकि एक सॉल्यूशन 2/3 आया, एक सॉल्यूशन कितना आएगा 2/3, और एक सॉल्यूशन आएगा 0।
तो दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे उसमें, तो जीरो भी तो एक सॉल्यूशन आ गया। जीरो सॉल्यूशन आने का मतलब फ्रैक्शनल x इक्वल टू जीरो, यानी x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसलिए a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मैंने आपको इसमें ये बता दिया, अच्छे से क्लियर हुआ ना। क्या बताया कि इसमें जेई मेंस क्या कहना चाहता है कि भैया सॉल्यूशन तो हो लेकिन वो सॉल्यूशन इंटीजर ना हो। लेकिन जो वहां इंग्लिश में लिखा है उसके मायने सिर्फ यह रहते हैं कि सॉल्यूशन इंटीजर ना हो, भले ही हो या ना हो, सॉल्यूशन हो या ना हो। कहने का मतलब है कि अगर वहां लिखा है इट हैज नो इंटीजर सॉल्यूशन, इट मींस द इक्वेशन में हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, क्योंकि जब सॉल्यूशन ही नहीं होंगे तो इंटीजर सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, या फिर सॉल्यूशन तो हो लेकिन इंटीजर ना हो। जो लिखा है उसके हिसाब से ये बैठता है। तो कायदे में होना क्या चाहिए वहां लिखा हुआ, इट हैज अ सॉल्यूशन विच इज नॉट एन इंटीजर। ये आप वहां करेक्शन करना है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया फैक्ट में क्या कहना चाह रहा हूं कि जेई मेंस वहां क्या कहना चाहता है, इट हैज अ सॉल्यूशन विच इज नॉट एन इंटीजर। तो इसी कारण से तो हमने ए स्क्वायर को कहां रखा है, इसकी रेंज के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं सॉल्यूशन हो लेकिन साथ साथ क्या चाहते हैं, सॉल्यूशन इंटीजर ना हो। तो इसलिए यहां पर हमने ए स्क्वायर को कहां से कहां तक रखा, 0 से 1 इसकी रेंज के भीतर रखा। और ए 0 क्यों नहीं हो सकता वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2, 3, 6, 8। फिर जो अगला एक्सरसाइज था दैट वाज एक्सरसाइज 5, आई थिंक 4 में भी दिया था जेई एडवांस में, क्वेश्चन नंबर 4। ये है f फ्रॉम -1 to 1 ओपन टू r, f of cos 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta, और थीटा है 0 से π/4 यूनियन π/4 से π/2, ये है। तो चलिए देखते हैं। तो इस केस में हम इसे लिख सकते हैं 2 cos square theta अपॉन 2 cos square theta minus 1। नीचे तो बन गया cos 2 theta और ऊपर हुआ 1 प्लस cos 2 theta। सेपरेट कर दें तो ये बन गया 1 प्लस 1 बाय cos 2 theta, और इधर आ गया, इसको लिख सकते हैं f ऑफ 2 cos square 2 theta minus 1। अब आप इसको चाहो तो 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टी, ऐसा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को मैंने क्या रख दिया, t रख दिया। ठीक है, तो 2 f ऑफ 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टी। अब उसने हमसे एक चीज उसमें पूछी है, आई थिंक वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3 पूछा गया है। तो आप f ऑफ 1/3 रखोगे, f ऑफ 1/3, तो 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 सोच लो, क्योंकि इनपुट हमें 1/3 लिखना है। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2/3, तो t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 2/3। इसका मतलब जैसे मैं t को ये रखता हूँ तो ये बन गया f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2, बट दैट डिफाइज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आपको याद होगा फंक्शन पहले दिन से चिल्ला रहे हैं, फंक्शन का मतलब क्या है, एक इनपुट पर एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए। यहाँ इनपुट क्या है 1/3, इस एक 1/3 पर कितने आउटपुट्स आ गए, 2। एक तो 1 प्लस रूट 3/2 और दूसरा क्या आ गया 1 माइनस रूट 3/2। देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यानी कुल मिलाकर तो क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5 में दिया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो शायद हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स प्लस 3 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स, नहीं फिर से है माइनस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3। रेंज वेंज सब फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, आप देखें इसमें जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ ये 0 है, एक तो 3 पर है, फिर -3 पर, -1 पर। तो एक तरीके से यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 पर, फिर 1 पर, फिर -1 पर, फिर -3 पर। तो अगर मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास 3 से आगे अहेड ऑफ 3 ये सब पॉजिटिव होगा। तो x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि एज इट इज खुल जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3। सो यहाँ पर ये x कैंसिल आउट हो गया। ये कब है बात? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो उस केस में क्या हुआ, 3 से 3 भी गया, दिस कम्स आउट टू बी 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर अगला केस लेंगे जब x 3 से तो बड़ा, 3 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, यानी इसके रीजन में लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, x 1 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा, माइनस एक्स प्लस 1, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इस केस में देखेंगे कि ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 6, so that is 6 माइनस x, ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 6 3 ये हुआ और 3 ये हो गया हमारे पास, तो 3 3 6 माइनस 2x है, सॉरी या 1 2 3, हाँ माइनस 2x ये हो गया यार। अब अगला केस लेंगे जब x कहाँ से कहाँ तक हो, 1 और -1 के बीच में। तो ये पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, -1 और 1 के बीच में। ये कैसा होगा, दिस विल अगेन बी पॉजिटिव, -x -1। फिर ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो -x प्लस 1 और ये भी नेगेटिव, -x प्लस 3, ये हो गया। देखो तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास में, फिर से ये -x, ये x कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आ गया 6 माइनस, एक बार फिर से देख लें हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 है, x 1 से 3 है, तो हमने ये ओपन कर लिया सब, x 1 से 3 के बीच में। अगर x -1 से 1 के बीच में है तो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, हो सकता है कि, तो अगर x -1 से 1 के बीच में है, इफ x लाइज इन -1 to 1, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। ये वाली क्वांटिटी होगी नेगेटिव, तो बाहर आएगा प्लस x -1, यहाँ गड़बड़ हो रही थी ना। और ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ये भी नेगेटिव होगी, तो -x प्लस 3, क्योंकि व्हेन थिंग इनसाइड मॉड इज नेगेटिव इट ओपन्स विद अ माइनस साइन। तो आप पाएंगे ये x गया, ठीक है, ये x और ये x भी गया, और आपके पास क्या आ गया, 3 6 में से 2 गया, कितना आया, 4, ये 4 हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया, 6 माइनस 2 4। अब अगला केस क्या होगा, -1 से -3 के बीच में। यार ऐसे करके डिफाइन कर लो यार, -1 से -3 के बीच में। तो -1 से -3 के बीच में देखेंगे इस केस में, तो -3
-3 से -1 के बीच में ये फैक्टर कैसा रहेगा? पॉजिटिव, x + 3। ये वाला फैक्टर कैसा रहेगा? नेगेटिव, +x। ये वाला फैक्टर कैसा रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। पहले क्या था? कैसा था? पॉजिटिव था, लेकिन अब कैसा होगा? नेगेटिव। तो +x + 1। ये वाला फैक्टर भी कैसा रहेगा? नेगेटिव, -x + 1। ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव, -x + 3। सो दैट बिकम्स 2x, और फिर ये 2x कैंसिल आउट हो गया, तो 3 + 1 4, 7। फिर कुछ गड़बड़ कर दी हमने यार, -3 से -1 के बीच में ना यार, -3 से -1 के बीच में ये फैक्टर कैसा है? पॉजिटिव, तो ये एज इट इज आ गया। फिर -3 और -1 के बीच में ये फैक्टर कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो कैसा होगा? x + 1, ये भी ठीक हो गया। फिर ये वाला फैक्टर भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा तो ये कैसे खुल गया? नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा ना, +x। देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये आ गया +x - 1, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, और ये हो गया -x + 3। सो दैट मेक्स इट 1 2 3 में से 1 गया, 2x, 3 6, 2x - 6, ये आ गया। अब लास्ट केस क्या होगा? जब x <3 होगा, -3 होगा। अब फटाफट ये भी कर लो यार तुम, -3 से छोटे में सब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा -x - 3, ये होगा +x + 1, ये हो जाएगा +x - 1, और लास्ट वाला हो जाएगा -x + 3। अब देख लो इसमें क्या होगा? ये x, ये x, ये x, ये x कट गया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कितना आ गया? 1 - 1 और 3 - 3, so that comes out to be 0. so that is it. तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ये ग्राफ बनाते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो 3 के बाद हमेशा वैल्यू कितनी है यार? 0। तो ये 3 है, 3 के बाद वैल्यू हमेशा 0 है, तो ये आ गया। फिर 1 से 3 के बीच में 6 - 2x, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? 1 पर वैल्यू आ रही है 4, 1 पर वैल्यू 4 आ रही है। इसको और थोड़ा खींच लेते हैं पीछे से, 1 पर वैल्यू आ गई 4, दिस इज 1 एंड द वैल्यू इज 4, 1 पर वैल्यू 4, तो ये लाइन बन गई। उसके बाद -1 से 1 के बीच में 4 ही बनी रहेगी लगातार, तो ये, और फिर ये वैल्यू किस पर आएगी? अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 पर तो 4, ये -3, और फिर उसके बाद 0 बनी रहेगी। सो दैट इज हाउ द ग्राफ इज। तो ये वैल्यू है 4। अब मुझे इस ग्राफ को देखकर बता दो, तो फटाफट हो जाएगा यार, कॉपी में करोगे तो 2 मिनट में ख़त्म। तो जैसे ये लिखा है, अब आपसे पूछा गया जो है उसमें, अब तो आपके सामने इसकी जन्म पत्री खुली गई, पूरी की पूरी कुंडली खुल गई। मैक्सिमम वैल्यू बोलो भाई कितनी है? 4, खत्म। fx = 4 के कितने सॉल्यूशन है? इन्फाइनेटली मैनी, क्योंकि fx = 4 कितने पॉइंट्स पर होगा? पूरे इंटरवल -1 से 1 के बीच में होगा। fx = 0 के कितने सॉल्यूशन है? इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? 3 के बाद हमेशा 0, -3 के पहले भी हमेशा 0। रेंज है -∞ से 4, दैट इज रॉन्ग, रेंज है 0 से 4। तो आंसर हो गया BCD। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया ना भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। मजदूरी वाला सवाल था, मजदूरी करनी थी ध्यान से। अब अगला जो प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, वो देख लो, दैट इज अ गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल ऑफ x, ये है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रैक्शनल ऑफ x दे रखा है भैया 2/3, और एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस fractional of x plus greatest integer of x plus fractional of x, फिर प्लस 100 टाइम्स, फिर fractional of x closed, फिर greatest integer of x closed। ये समझ रहे हो? ये वाला ब्रैकेट पहले क्लोज हुआ, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फाइनली वी हैव
fractional of x and this greatest integer of x is equal to 5. कुछ ऐसा दे रखा है, एक बार अच्छे से देख लो क्या क्या है. तो we have fractional of x, then the greatest integer of x and then पूरा. अच्छे से देख लो, अच्छे से एक बार देख लो. हाँ, कहाँ समझ गए ना यहाँ क्या हुआ. इस फ्रैक्शनल के लिए ये फ्रैक्शनल आ गया, इसके लिए ये आ गया और इसके लिए ये आ गया, फिर पूरा के लिए आ गया. ठीक है. तो एक चीज ध्यान रखो कि ये जो क्वांटिटी है कौन सी वाली वाला, ये वाली जो क्वांटिटी है ये एक इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा है. इट इज ऑलवेज एन इंटीजर. हमें पता है कि फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस एन क्या होता है, इट इज फ्रैक्शनल ऑफ x ओनली. ये जानते हैं. उसका मतलब ये फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ये जो चीज है ये पूरी की पूरी, ये पूरी किसी n के बराबर है. और फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस एन क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑफ x. तो ये बन गया x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x. यानी बाकी तामझाम तो डराने के लिए लिखा था तुमको, इक्वल टू 5. आई होप ये क्लियर हो गया. अब इस x को मैं फिर लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल x और फिर प्लस फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 5. आई होप ये भी क्लियर हो गया. ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5. समझ में तो नहीं आया? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आएगी सब खोपड़ी के ऊपर से जा रही है. ये आगे क्लियर है? अब हमने एक चीज और पढ़ी थी. वो क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी. क्या तुम्हें याद है? बोलो हाँ, हमें याद है. n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं. n बाहर आ जाता है. तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक इंटीजर है. तो ये क्या होगा इसका, ये बाहर आ जाएगा. बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 5. सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x? ये कितना हो गया, 1. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया 4. और फ्रैक्शनल ऑफ x कितना दे रखा था, 2/3. दोनों को जोड़ दो यार. तो x इज इक्वल टू 4 to the 12, 14/3. तो x आ गया 14/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया 4. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. बिल्कुल अच्छे से देख लो. तो ये हो गया. फिर 2, 3, ये 3, 4, 5. ये तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है लगभग बताने ही पड़ेंगे. तो ये हटा दूं, अब हटाते हैं. अगर पढ़ाई करते रहोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी. हर लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखें, स्टडी इट नाइसली. ठीक. तो अगला जो प्रॉब्लम है उसमें रखा था ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस कंसाइड, यानी y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन माइनस सेक. This graph coincides with y equal to minus root of 1 minus sine upon 1 plus sine plus sec. The values of x for which the graph coincide. अब सोचो दो ग्राफ कब कंसाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल में. दो ग्राफ तब कंसाइड करेंगे जब हर x पर दोनों का आउटपुट सेम आए. अगर हर x पर दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है तो ग्राफ डिफरेंट थोड़ी बनेंगे, सेम ग्राफ बनेगा यार. सही बात है. जैसे मैं कह दूं y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 4x/4. अब यार तो x को 1 रखेगा, पहले वाले में y इक्वल टू 1 आएगा, दूसरे वाले में भी y इक्वल टू 1 आएगा. फिर x को 2 रखेगा तो y इक्वल टू 2 आएगा, दूसरे वाले में y इक्वल टू 2 आएगा. तो दोनों ग्राफ कैसे आएंगे, कंसाइडिंग आएंगे. और तुम ऐसे भी कहोगे सर ये तो सेम ही है, x है और 4x/4 में आपने क्या किया, 4 काट दो, x ही आ जाएगा. तो इसलिए दो ग्राफ तब कंसाइड करेंगे जब हर इनपुट पर आउटपुट कैसा आ जाए, सेम आ जाए उस पर्टिकुलर इंटरवल में. तो अगर हम चाहते हैं, हम ये पूछना, जब हम ये देखना चाहते हैं इनके ग्राफ कब कंसाइड करेंगे, इसका मतलब हर इनपुट पर ये दोनों आउटपुट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो ग्राफ कंसाइड करने का मतलब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का रूट.
minus sec x should be equal to, should coincide with 1 minus sin x upon 1 plus sin x plus sec x. तो जैसे आपने ये लिखा तो इधर आ गया 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec x. और मैं हर बार बोलता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठें. अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठेंगे तो आप कहेंगे ये कैसे आया, और ये पूछ के मुझे शर्मिंदा ना करें, समझ जाएं कैसे आया. ये साइन से साइन गया तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ cos square x should be equal to sec x. 2 कैंसिल आउट हो गया. अब ये जो रूट cos square x है इसको मैं लिख सकता हूँ cos x, लेकिन बाहर क्या आएगा mod cos x. तो बन गया mod sec x is equal to mod sec x. कुछ विचित्र ही लिख दिया था अभी तो mod sec x is equal to sec x. ठीक है, ये आ गया. तो ये दोनों ग्राफ तब कंसाइड करेंगे जब मॉड sec x इक्वल टू sec x होगा, तब ये दोनों ग्राफ कंसाइड करेंगे, नहीं तो ये दोनों ग्राफ कंसाइड नहीं करेंगे. तो मॉड sec x इक्वल टू sec x कब होगा, जब sec x पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब sec x पॉजिटिव होगा तो ये मॉड sec x क्या बन जाएगा, sec x. इसका मतलब sec x ग्रेटर दैन 0, और sec x ग्रेटर दैन 0 यानी x कहाँ कहाँ होगा, या तो क्वाड्रेंट 1 में होगा, x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर 4 में. इन दोनों में से किसी क्वाड्रेंट में होगा. तो आप देख लें उनमें कौन कौन से आंसर फर्स्ट और 4 क्वाड्रेंट में हैं, हो जाएगा. इतना तो देख ही लोगे, 11वीं पास हो यार. 3 4 5 मैंने 3 4 5 सब कर दिया. 6 और देख लो, तुम भी क्या याद करोगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें लगभग दिक्कत आती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं सारे कर दूंगा, सारे तो वैसे भी नहीं करूंगा. तो देखते हैं इसमें क्या रखा है. द पैराबोला ऑफ द फॉर्म दिस a ग्रेटर दैन 0 इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4. पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछे भैया. ठीक है, तो आप इस केस में ये देखें, ये x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 2, ये माइनस 2 और ये 2. ठीक है, 2 के जस्ट बाद, 2 से थोड़ा सा आगे रखते ही ये वैल्यू बहुत छोटी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. दिस विल बिकम अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर इनटू समथिंग 4 प्लस. तो रहेगा तो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी पर वैल्यू कहाँ जाएगी, 0. अच्छे से देख लो कैसे बनाया है, दोबारा देख लो. 2 से थोड़ा सा आगे ये वैल्यू बहुत छोटा सा पॉजिटिव बनेगी, और बहुत छोटा सा पॉजिटिव इंटू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो बहुत छोटा सा पॉजिटिव ही आता है. आप 5 को मल्टीप्लाई कर लो 0.00000000000000001 से, तो क्या आ जाएगा 0.000000000000000. 5 को किया तो 0.005 आ जाएगा. तो समझ गए ना, बहुत छोटा नंबर आएगा. एंड 1 अपॉन वेरी स्मॉल नंबर विल टेंड टू इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी पर वेयर विल दिस गो, दिस विल गो टू वेयर, दिस विल गो टू 0, क्योंकि x जब इन्फिनिटी जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल गो टू 0. अब 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, -1/4. और 2 के जस्ट पहले, 2 के जस्ट पहले अगर मैं आपसे पूछूं, 2 के जस्ट पहले क्या होगा यार, 2 के जस्ट पहले ये बनेगा बहुत छोटा सा नेगेटिव नंबर. 2 के जस्ट पहले का मतलब मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ 1.9999 कुछ, तो ये बनेगा -0.00001 कुछ. तो ये बहुत छोटा नेगेटिव. तो आप देख सकते हैं ग्राफ कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी. तो दैट इज इट.
ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब आप एक चीज और नोटिस करो, जो ये जो ग्राफ है जैसा उधर बनेगा वैसे ही इधर बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप इसे एक्स स्क्वायर को कैसे भी सोच सकते हो, 1/mod x का होल स्क्वायर -4 भी सोच सकते हो, बात तो एक ही है यार। और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? जो राइट साइड में y के ग्राफ है वही ग्राफ लेफ्ट साइड में बना देते हैं। तो राइट साइड में हमने ग्राफ बना लिया और लेफ्ट साइड में वही ग्राफ बना देते हैं। खोपड़ी के ऊपर से गया, समझ नहीं आया, झोपड़ी में आग लग गई। क्या बोला मैंने? दोबारा देख लो, क्या बोला? 1x² -4 लिखा है, मैंने से लिख दिया x - 2 x + 2। फिर ये देखा यार 2 पर इन्फिनिटी जा रहा है, 2 के आगे प्लस इन्फिनिटी, 2 के पीछे माइनस इन्फिनिटी, 0 पर -1/4, ये -1/4 है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इधर तो ग्राफ बना दिया हमने। अब x² को हम सोच सकते हैं mod x का स्क्वायर। तो mod x का स्क्वायर एक तरीके से, अगर मैं fx = x² - 4 में सिर्फ कौन सा वाला पार्ट बना लूँ? y एक्सिस के राइट वाला पार्ट बना लूँ, तो लेफ्ट वाला पार्ट कैसे बनेगा? उसी को क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x और f ऑफ mod x एक ही चीज है यार। f ऑफ x और f ऑफ mod x एक ही चीज है। मान लो अभी भी समझ में नहीं आया, ये नहीं आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, तो एक और तरीका है समझने का। x² - 4, जो आंसर जैसे वैल्यूज प्लस x पर आएंगी वैसी वैल्यूज -x पर आएंगी। तो सीधी सी बात है, जैसा ग्राफ 1 पर बनेगा वैसे ही -1 पर बनेगा, जैसा 2 पर बनेगा वैसे ही -2 पर बनेगा, जैसा 3 पर बनेगा वैसे ही -3 पर बनेगा। तो जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसे ग्राफ इधर बनेगा। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं, हालांकि अभी पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन फिर भी यहाँ समझ सकते हैं। ये बात तो समझ में आती है ना। अगर mod x वाली बात भी समझ में नहीं आ रही तो दूसरा तरीका क्या है भाई, जो प्लस x पर बनेगा वही -x पर बनेगा। तो जैसा ग्राफ y के राइट में बनेगा वैसे ही ग्राफ y के लेफ्ट में बनेगा। जैसे y = x², y = x² का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ऐसा क्यों बनता है भाई y = x² का ग्राफ? क्योंकि जो वैल्यू +1 पर वही -1 पर, जो 2 पर वही -2 पर, तो जैसा उधर बना वैसे इधर बना। वही बात यहाँ है। ये बात तो समझ में आ गई, गधे से गधे की हुई। गरीब से गरीब आदमी समझ गया होगा मेरी बात। क्या कह रहा हूं? जैसा आंसर 1 पर आएगा वैसा ही -1 पर आएगा, जैसा 2 पर आएगा वैसा ही -2 पर आएगा। तो जैसा ग्राफ इधर बना वैसे ही इधर बन गया। अब तो चमक गया होगा। और दूसरा तरीका क्या था समझने का? आप इस x² को क्या सोच लें? mod x का स्क्वायर। तो पहले आपने x² - 4 बनाया, सिर्फ कहाँ? y के राइट में, y के राइट में बना दिया। जैसा वहां बना वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। y के राइट वाला पार्ट जो बनता है उसी ग्राफ को हम लेफ्ट साइड में क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब हमें एक समझ में भी आया या गया खोपड़ी के ऊपर से? y = ax² + bx + c a > 0। ये क्या है? पैराबोला। अब पैराबोला जब बनेगा, या तो पैराबोला ऐसा बनेगा, या फिर पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ऐसे टच करके गुजर जाए, या फिर पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। एक चीज और, पैराबोला को आप ऐसे कैद नहीं कर सकते। आप सोचो कि पैराबोला बस ऐसे ऐसे इसके बीच में रख लें, नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोला अल्टीमेटली क्या करता है? एक्सपैंड करता है। ये ऐसे, वो जीसस क्राइस्ट वाली चीज है भाई, वो हाथ पूरे फैलते हैं, इधर भी फैलेगा और उधर भी फैलेगा। तो यू कैन नॉट बाउंड इट बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। तो इधर इधर तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, या इंटरसेक्शन पॉइंट 2 हो सकते हैं। इस केस में कितने हैं? 2। इसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें कितने मिल रहे हैं? 1 2 3। और भैया इसमें कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4। तो 2 3 एंड 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। कोई सोचे एक भी तो हो सकता है सर। एक नहीं हो सकता। कई लोग महानुभाव ऐसा भी सोच सकते हैं, बोले एक ऐसा भी तो बन सकता है। अबे नहीं बन सकता, क्योंकि ये फैलेगा। जब फैलेगा तो डेफिनेटली ये इधर आएगा, इधर आएगा तो फिर कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट जरूर करेगा, इसलिए एक तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्हाट वुड बी द आंसर? सो द आंसर इन दिस केस वुड बी 2 3 एंड 4। तो 0 पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बंधु? इसके बाद दिया था, एक बार देख लेते हैं।
13 के बाद 23 वॉज 23 तो हो गया होगा यार, ये नहीं बता रहा मैं, हो गया होगा, ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक क्वेश्चन और था, एक्सरसाइज मैंने बोला था कल डिस्कस कर देंगे और कल फिर वो रह ही गया। एक्सरसाइज 2 का था या 3 का एक क्वेश्चन 16 नंबर, अब मुझे नहीं याद है मैंने किया नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। उसमें एक्सरसाइज 2 का ही था, एक्सरसाइज 2 का 16th प्रॉब्लम था यार, 16th प्रॉब्लम। तो 16th प्रॉब्लम एक बार फिर से मेरे ख्याल से बताया नहीं है, उस दिन मैं बताना भूल गया आपको। तो ये 2 था और ये ग्राफ दे रखा है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 16। ये था, ये वैल्यू 1 है और ये 2 पर फिर से वैल्यू 1 ही आ रही है। ये वैल्यू मेरे ख्याल से -1 है और ये -2 है। ये fx का ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। और आपसे पूछा गया था, पहला केस था मॉड ऑफ fx, सुदामा ने भी बना लिया होगा यार, मॉड ऑफ fx। क्या करेंगे, इसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे ऊपर, बन जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड था f ऑफ मॉड x, गरीब से गरीब आदमी ने बना लिया होगा, ये मिटा देंगे और इसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे, खत्म, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट था जो सी पार्ट है, इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड x। आपको याद होगा एफ ऑफ मॉड x में हमने क्या किया था, अभी भी बात की हमने, y के लेफ्ट वाला हिस्सा मिटा दिया था। क्यों मिटाया था, कारण क्या था? उसका कारण ये था कि आप उसके अंदर जब नेगेटिव पुट करने जाते हो, एफ ऑफ मॉड x की बात कर रहा हूँ, जब आप उसके अंदर नेगेटिव पुट करने जाते हो, जब आप उसमें नेगेटिव पुट करने जाते हो तो वो नेगेटिव का वो इनपुट को क्या बना देता है, पॉजिटिव। यानी नेगेटिव पर भी वैल्यूज वही आती हैं जो पॉजिटिव पर वैल्यू आती हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट मिटाई देते हैं और जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब मुझे सोच के बताओ इसमें क्या होगा। इसमें आप पॉजिटिव पुट करोगे तो ये तुमसे क्या पुट करवा देगा, नेगेटिव इनपुट पुट करवा देगा। तो अब तुम मुझे सोच के बताओ क्या करना चाहिए मुझको। अगर इतना थोड़ा सा भी है ना तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे तो ये हर बार नेगेटिव पुट करवा देगा, यानी पॉजिटिव वाला पार्ट तो मेरे लिए खराब हो गया ना ग्राफ का। पॉजिटिव मतलब y के राइट वाला ग्राफ तो बेकार हो गया, यानी सिर्फ कौन सा पार्ट काम का बचा, लेफ्ट वाला। तो जैसा लेफ्ट में बन रहा है वो तो बना ही रखो और बस उसी को रिफ्लेक्ट कर दो, खत्म। -2 से लेके 2 तक, दैट इज द ग्राफ। खोपड़ी आगे ऊपर से गया, खोपड़ी चली गई। समझ में तो नहीं आया, ये आ गया ना। एफ ओ मॉड एक्स में नेगेटिव पुट करने जाते हैं तो पॉजिटिव पुट हो जाता है इनपुट। तो इसका मतलब नेगेटिव में जो ग्राफ था वो बेकार है, क्योंकि नेगेटिव में जब नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली द इनपुट बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव इनपुट्स पर भी वही आउटपुट आता है जो पॉजिटिव पर आता है। तो हम क्या करते हैं, y के राइट वाला हिस्सा यानी पॉजिटिव इनपुट्स वाला हिस्सा रखते हैं और उसी को उठा के रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ व्हेन यू पुट इन पॉजिटिव इट पुट्स, वो उसको क्या बना देता है, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव पर जो पहले वैल्यूज आ रही थी वो नहीं आएंगी, वही बल्कि वो वैल्यूज आएंगी जो नेगेटिव्स पर आ रही थी। तो इस बार हमने ये वाला पार्ट मिटा दिया और इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, खत्म हो गया। उसके बाद इसका डी पार्ट है भाई, डी पार्ट है y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मेरे ख्याल से एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ ऐसा लिखा था, इट इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये लिखा है, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है, अगर ये सॉल्व करना है तो आप समझ सकते हैं कि अगर एफ एक्स 0 से बड़ा हो तो ये हो जाएगा 0, और अगर एफ एक्स 0 से छोटा हो
तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा, एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ, तो ये 0 हो गया। यानी कि 1 के बाद जो ग्राफ बनेगा 2 तक वो कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव। ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया, ये 2 तक पॉजिटिव, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव, तो ग्राफ यहाँ कंसाइड कर गया, बस इतना पार्ट में आ गया, ठीक है, 1 से 2। और जब एफ एक्स लेस देन 0 होगा तो माइनस लग जाएगा उसके आगे। जब एफ एक्स लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 कहाँ है, ये रहा। तो जब किसी नेगेटिव नंबर के आगे माइनस लगता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो यानी ये पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर। भाई ये -1 था तो अब ये 1 बन जाएगा। ये वाला जो पार्ट था, ये सारा का सारा पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। रिफ्लेक्शन हो जाएगा किसके अबाउट, रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो दैट इज द ग्राफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आज का होमवर्क डिस्कशन पूरा। तो मैंने उसमें एक्सरसाइज 5 थोड़ी टफ लगती है सबको, तो उसमें मैंने लगभग 80 to 90% तो आज डिस्कस कर दिया, लेकिन इससे आदत ना बना लें, हर बार ऐसा नहीं करेंगे। तो आज कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। उसमें हमने पढ़ा 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये भी जाना कि कब इंक्रीजिंग डिग्री, सब कुछ पूरा का पूरा पिछला लेक्चर आपने ढंग से देखा होगा। तो आज हमें कुछ इलस्ट्रेशंस करने, उसी को आज हम उसको अप्लाई करेंगे जो हमने सीखा। लेकिन उसके पहले मैं आज आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशंस और बता देता हूँ। याद करो, थोड़े समय पहले मैंने आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशंस बताई थी, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो 2 ट्रांसफॉर्मेशंस आज मैं आपको और बता देता हूँ कि ग्राफ एफ ऑफ माइनस एक्स टू ड्रॉ। तो क्या करेंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे एक एक 2 ट्रांसफॉर्मेशन। टू ड्रॉ एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या करेंगे, ड्रॉ इसको अगर करना है, रिफ्लेक्ट द एंटायर ग्राफ ऑफ एफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट y एक्सिस। इसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो +1 पर आउटपुट आएगा, अब जरा समझो क्या कह रहा हूं मैं। देखो जैसे ये एफ ऑफ ई की पावर एक्स का ग्राफ है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है। अब मुझे बता एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो जब आप इसमें 1 रखोगे तो वैल्यू वो आएगी जो -1 पर आ रही थी। जब आप इसमें 1 रखोगे तो वैल्यू वो आएगी जो यहाँ -1 पर आ रही थी। जब यहाँ 2 रखोगे तो वैल्यू वो आएगी जो यहाँ -2 पर आ रही थी। यानी 1 पर वैल्यू ये आ जाएगी, 2 पर वैल्यू और नीचे आ जाएगी। और जब आप इसमें -1 रखोगे तो वैल्यू वो आएगी जो 1 पर आ रही थी, -1 पर। जब आप -1 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 पर वैल्यू आएगी, तो -1 पर वो वैल्यू आएगी जो 1 पर आ रही थी। फिर -2 पर वो आएगी जो 2 पर आ रही थी। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। दैट इज हाउ द ग्राफ बिकम्स। और गौर से देखो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इधर आ गया। यानी कुल मिलाकर ग्राफ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप y इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ बनाओ और उसे उठा के क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो। किसके अबाउट, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो जैसा अभी हमने 16 का लास्ट पार्ट किया
वहाँ पर आया था एफ ऑफ माइनस एक्स जब एफ एक्स लेस देन 0 है, तो इट वॉज माइनस ऑफ एफ एक्स वेन एक्स इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन 0, याद आया? तो हमने उसमें क्या किया, बस नीचे वाला पार्ट उठा के कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया। क्यों रख दिया ऊपर? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी वो तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, माइनस उसमें बाहर है, ये अंदर वाली बात है, ये अंदर की बात है, वो बाहर की बात थी, तो वो भी देख लें दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्लियर हो गया ना, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, उसमें माइनस कहाँ था, माइनस एफ एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं था। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये समझ में आया अच्छे से? तो अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें कहूँ लॉग ऑफ, एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना दो, बेस 10 है, तो कैसे बनाओगे यार? तुम log x का ग्राफ बनाओगे, तो log x का ग्राफ तो ये बन गया। अब ये तो हो गया किसका, log x का ग्राफ, तो माइनस log x का ग्राफ क्या बनेगा? आप इसी ग्राफ को उठा के कहाँ रिफ्लेक्ट कर दो, इधर, और बस ये छोड़ो, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये बन गया किसका ग्राफ, log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स बनाना है, साइन ऑफ माइनस एक्स बनाना तो क्या करोगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे बनाना है साइन ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स कैसे बनेगा, रिफ्लेक्ट करना है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे, तो देख रहे हो ये वाली चीज तो इधर आ जाएगी पूरी, ये यूं इधर और ये इधर, तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन और बताते चलते हैं। तो कुल मिलाकर आज 4 ट्रांसफॉर्मेशन हमने बता दिए टोटल। एक तो बताइए एफ ऑफ मॉड एक्स, फिर बताइए मॉड ऑफ एफ एक्स, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स, और एक और टू ड्रॉ y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, रिफ्लेक्ट, तुम बताओ क्या करना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट x एक्सिस, किसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो। एफ ऑफ माइनस एक्स में रिफ्लेक्शन किसके अबाउट था, y एक्सिस के अबाउट था, इसमें रिफ्लेक्शन किसके अबाउट होगा, x एक्सिस के अबाउट। क्यों? क्योंकि जब एफ एक्स नेगेटिव होगा, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो माइनस लगने के कारण कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो आंसर हो गया माइनस एफ एक्स। तो पहले वैल्यू मान लो 2 आ रही थी, तो अब कितनी आ जाएगी, -2, तो 2 ऊपर था, अब कहाँ जाएगा 2 नीचे। और अगर इसका उल्टा पहले -2 आ रहा था, तो माइनस लग के वो कहाँ आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कुल मिलाकर ये पूरी धरती पलट जाएगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई ड्रॉ y इक्वल टू माइनस ई की पावर x, तो e की पावर x कैसा बनता है भाई, e की पावर x तो ये था, तो माइनस ई की पावर x कैसा बनेगा, इसको उठा के रिफ्लेक्ट कर दो बस, तो दैट इज द ग्राफ, खत्म। ये बन गया किसका ग्राफ, माइनस मॉड एक्स बनाना है, ये कैसे बनाएगा, ये बता रखा था वैसे तो क्लास में, ये पहले किसका ग्राफ बनाया, मॉड एक्स का। अब इसी को उठा के क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो किसके अबाउट, एक्स एक्सिस का अबाउट, तो जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ये बन गया ग्राफ। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी ड्रॉ दिस ग्राफ्स, ठीक है, समझ में आया ना। तो बस इतना याद रखें, तो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। उसमें तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट ये इधर और वो इधर, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स में, और माइनस एफ एक्स में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, खत्म, सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बीच बीच में 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने सब पढ़ते रहेंगे।
तो ठीक है, बस आज तो इधर ही समाप्त करते हैं। आज हमने कुछ इलस्ट्रेशन नहीं किया, मैनी वन का समय नहीं बचा, कोई बात नहीं, अगली बार कर देंगे यार। तो ऑन द नेक्स्ट टर्न योर होमवर्क वुड बी, आप ये अच्छे से एक बार पढ़ लें। एक्सरसाइज 2 में सब डिस्कस हो ही गया था, जो दिया था जितना 3, 4, 5 में। अब आप एक तो एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ये कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर आप कर लें क्वेश्चन नंबर 9। और एक आप कर लें क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज द होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू।